तो बच्चों इस यूनिट में हम लोग इस वे में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मोमेट्री, ठीक है। थर्मोमेट्री में कैसे थर्मामीटर बना, कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते थे, ये सब पढ़ा है बचपन में, वापस पढ़ने वाले हैं सारा। फिर कैलोरीमेट्री, दो बॉडीज़ का टेम्परेचर मिक्सिंग पे क्या है, नया टेम्परेचर बनेगा, ठीक। फिर हीट ट्रांसफ़र के बारे में समझेंगे, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, 3 मोड्स होते हैं ट्रांसफ़र होने के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, पूरे डिटेल में पढ़ना है। देन फिर नेक्स्ट पढ़ोगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहले ये केमिस्ट्री का भी हिस्सा हुआ करता था, पर अब केमिस्ट्री से डिलीट हो चुका है, आपके सिर्फ फिजिक्स का हिस्सा है। शायद आपको फॉर्मूलेज इसके बताए गए होंगे और डेरिवेशन बताया गया होगा, फिजिक्स में बताया जाएगा। हाँ हाँ, मतलब बोल दिया गया होगा, फिजिक्स में डेरिवेशन देखोगे। फिर आता थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स समझ के चलते हैं, वो ये इतनी कहानी के बाद आता थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करें थर्मोमेट्री से। तो कहानी सुनाते हुए स्टार्ट करता हूँ। आप क्या वो लिखना है? यूनिट्स के नाम है वो, चैप्टर्स जो पढ़ेंगे अपन इसमें, लिख लो। आज हाथ तोड़ के आए हो? कहाँ तोड़ा? कैसे कैसे? चूड़िया तोड़ रहा था? चलो तो आज पुशअप करके दिखाओ फिर, आज इससे पुशअप करवाते हैं फिर। अब रेगुलर इस वीक अप टू फ्राइडे लक्ष्य से पुशअप, ये तो कर देता है, मना नहीं करता। 15-20 पुशअप, डायमंड पुशअप तो इससे नॉर्मल करवा लेता हूँ मैं। तुम लोगों में से कितने बच्चों ने टेस्ट दिया? तुमने क्यों नहीं दिया? चलो ठीक है। मनस्वी का था नहीं टेस्ट, आई गेस मनस्वी का आगे है अभी। और फिर उसके तिल दल्द बोला था ना, तिल दल्द। तुम्हारा आइडिया है मेरे को। चलो लिख लिया, फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। किसी के पास नंबर है काव्या या कोमल का तो फ़ोन करके देखो एक बार उसको। श्रद्धा है क्लास में? श्रद्धा आपके पास है तो आप कॉल करके देख लो एक बार। आई गई, रहने दो, श्रद्धा चली गई कॉल करने और ये ज्वाइन कर रही है। काव्या इज सो मच पंक्चुअल ऑफ टाइम, बिल्कुल टाइम से क्लास में आ जाती है। कोमल कहाँ रह गई काव्या? तो इतनी जल्दी कैसे आए दोनों? अच्छा, दोनों का नेटवर्क इशू था, चलो ठीक है। बाकी और किसी एरिया में थोड़ी आ रहा है, बस काव्या के। हाँ बेटा, अच्छा ओके ओके। श्रद्धा का फ़ोन आएगा शायद आपके पास, देख लो, क्लास छोड़ के बेचारी फ़ोन करने गई है आपको। हाँ ये भी तो रह गया था।
आज तो और जल्दी आया थोड़ा सा। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं थर्मोमेट्री। ठीक है, अब शांति से देखो, पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं फिर थर्मोमेट्री पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यार, व्हाट इज टेम्परेचर? ये टेम्परेचर किस चिड़िया का नाम है? टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? यार तो गजब की बात है यार, तुम लोग इतने बड़े हो गए टेम्परेचर नहीं डिफाइन कर पा रहे। चलो, तो बचपन वाली डेफिनेशन से धीरे धीरे बड़े होंगे हम लोग। तो बचपन वाली डेफिनेशन है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फिर जो डेफिनेशन बचपन में पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, यही पढ़ा था। वैसे यार आपके क्लास के हिसाब से ये डेफिनेशन सही नहीं है ना, ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आप लोगों के लिए क्या है? तो आप लोगों के लिए एक्चुअल डेफिनेशन बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास दो डब्बे हैं, ठीक है, ये दो डब्बे हैं। अच्छा, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में भी मार्क्स यही दिला देगी। ठीक है, लगभग मिलता जुलता सही है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाथ के हाथ समझ में तो आता रहेगा, आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, तो इसको मेकअप करते हुए चलना। इन दोनों में गैस पार्टिकल्स भरे हुए, एक का टेम्परेचर है T1, एक का है T2, और आपको गिवन है T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो सोच के बताओ क्या दोनों में कोई डिफरेंस दिखेगा आपको? एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का कम है, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, गैस के पार्टिकल्स हैं। नहीं, वैसे तो देखो सेम ही मान के चलो, वैसे मैंने सेम ही रैंडमली रखे थे, वो चीज़ नहीं। जब टेम्परेचर इस डब्बे का ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे ज़्यादा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले के, मतलब ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये तो सबको पता है। तो यार यानी कि टेम्परेचर ही तो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी एनर्जी को। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो टेम्परेचर क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज एनर्जी या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस में तो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता देता टेम्परेचर डायरेक्ट, 3/2 kT आपने पढ़ा था फॉर्मूला केमिस्ट्री में, ठीक है। और वैसे जनरली एवरेज एनर्जी, सारे टाइप की एनर्जी जो होती है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। क्या ये बात समझ आई, हाँ या ना? इजी है। देखो अभी तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, जब आइडियल गैस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताऊंगा ना तब बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए बस मैंने आपको रिमाइंड करा जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, बस वो फॉर्मूला मैंने रिमाइंड करवाया, ठीक है। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई? टेम्परेचर की कहानी क्लियर है?
तो अब टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो यार इसकी एसआई यूनिट जो होती है डिग्री केल्विन, गलती से भी डिग्री मत लगा देना, ठीक है ना, सिर्फ केल्विन, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है केल्विन, डिग्री नहीं लिखता उसके साथ। चलो अब इस यूनिट के स्केल के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। जानते हैं कौन कौन सी यूनिट थी, शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक साइंटिस्ट हुए थे एक टाइम पे, फ़ारेनहाइट नाम था उनका, फ़ारेनहाइट। उन्होंने एक स्केल बनाई, थर्मोमेट्रिक स्केल, जिसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर लोग थोड़ा सा इससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट और ये स्टीम पॉइंट, ठीक है, लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यार क्या फ्रीजिंग पॉइंट 32 याद करो, 212 याद करो, थोड़ा सा अजीब लग रहा था लोगों को। अच्छा, ये स्केल हम लोग आज यूज़ करते हैं क्या? ये स्केल हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। कहाँ? बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। डॉक्टर को क्या बताते हो, 98 फीवर है, 104 फीवर है, 101 फीवर है, फ़ारेनहाइट में तो बता रहे हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जबकि खैर उस थर्मोमीटर में सेल्सियस भी लिखा होता है, पर सेल्सियस कौन नापे, है ना, इसलिए हम लोग नापते ही नहीं है। फिर बाद में इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए, सेल्सियस। उन्होंने सेंटीग्रेड स्केल बनाया, ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल बनाया। और उस स्केल के बारे में देखते हैं। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ पूरी, ठीक है। तो इन्होंने सेंटीग्रेड स्केल बताया और स्टीम पॉइंट को रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट को रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, इन्होंने यही रखा था, ठीक है, इन्होंने यही रखा था। इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और बॉइलिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। फिर लोग यार और कंफ्यूज हो गए, क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर आप स्केल में रीडिंग कम हो रही है, कंफ्यूजन हो गई। तो इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्हीं के दोस्त ने इनके स्केल को सही किया, इनके फ्रेंड थे वो, और उन्होंने कहा कि यार आप इस स्केल को उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया, नीचे वाले पॉइंट को 0 रखा, वाटर को ही रेफरेंस करके बनाया गया था, 0 डिग्री सेल्सियस नाम इन्होंने दिया था इसे। उन्होंने सेल्सियस जो खुद थे, उन्होंने फ़ारेनहाइट वो सेंटीग्रेड नाम दिया था, इन्होंने सेल्सियस नाम दिया, और ये 100 डिग्री सेल्सियस। बट ये कहानी आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आप इसको सेंटीग्रेड बोलो या सेल्सियस चलेगा, ठीक है, जो मैंने सेल्सियस वाली कहानी बताई आपको, वो वाली। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम होने लग गई। लोगों ने सोचा यार कि ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस, खुश हो गए हम। हमने देखा कि यार रीडिंग तो नेगेटिव में जा रही है फिर से। अब मैं आपसे पूछूं 1 मिनट के लिए, फिर से वही 2 डब्बे लिए, ठीक है, ये 2 डब्बे लिए, और मैंने बोला कि T1 जो था, आपने ये तो मान लिया कि इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था। लेट T1 इज इक्वल टू -60 डिग्री सेल्सियस और T2 इज इक्वल टू -80 डिग्री सेल्सियस। क्या अब भी मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। यानी टेम्परेचर तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन डाल दिया आपने, माइनस नेगेटिव में टेम्परेचर, कन्फ्यूजन आ गया। तो फिर यार एक नीड हुई कि हम एक ऐसी स्केल बनाए जिसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव में ना जाए, क्योंकि फंडामेंटली आपको क्लियर नहीं हो रहा ना ये चीज़। नेगेटिव में टेम्परेचर चल गया, पर आप सोच तो क्या रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं है, बट रियल में तो टेम्परेचर है उसके अंदर, ठीक है ना, अभी भी उसके अंदर टेम्परेचर है। ह्यूमन बॉडी सेंस नहीं कर पा रही 0 के नीचे, वो अलग चीज़ है, बट टेम्परेचर तो अभी भी है उसके अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये मिनिमम कितने तक जा सकता है, पहले तो इस बात पे आई। तो मिनिमम ये जा सकता है एक टेम्परेचर, चलो मैं उसकी बात बाद में करूँगा, पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हाँ चलो बता ही देता हूँ। मिनिमम ये स्केल जो नीचे जा पाता है, ये स्केल जा पाया नीचे, ये वाला तो था 373 पॉइंट, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था ये आया 273 पॉइंट,
और एग्जैक्टली जो नीचे ज़ीरो आया इसका, जो नेगेटिव में मैक्सिमम जा सकता था, उसे कहा जाता है ओके, 0 केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इससे नीचे नहीं जा सकता टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो से नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। इसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, फ्रीज प्रॉपर, वो अपनी पोजीशन से हिल भी नहीं सकते। तो ये लास्ट टेम्परेचर इसका जो पॉसिबल है मिनिमम, वो ये। अच्छा, मैंने 273 पॉइंट लिख के आगे कुछ लिखा नहीं, मुझे दो टेम्परेचर याद आ रहे हैं। एक तो पढ़ा था आपने 273.16, एक आपने पढ़ा है 273.15। दोनों में से सही कौन सा है? हाँ, अरे 16 भी होता है कुछ, 16 कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में। हाँ, तो देखो, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। ठीक है, फिर ये 16 क्या है, इसके बारे में भी जान लो। दिस 16 इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट इस टेम्परेचर पर एक्चुअली में वाटर तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितना टेम्परेचर है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। सर सॉलिड और लिक्विड तो समझ में आ रहा है, गैस नहीं आ रहा समझ में, तो आज ही समझा देते हैं। एक काम करो, घर में जाना, फ्रीज़र से बर्फ़ निकालना, उसमें से देखना ध्यान से, कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिखता है? वो कौन सी गैस होती है फ्रिज की? तो एग्जैक्टली इस टेम्परेचर पे वाटर तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। वो वेपर्स होते हैं वाटर के, ठीक है, वाटर के वेपर्स होते हैं वो, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तीनों स्टेट एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ये अभी मैं जब तुम लोगों को आगे कैलोरीमेट्री पढ़ाऊंगा ना, तब इस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर और क्लियर होगा तुम लोगों को। क्लियर है? तो याद रखना, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ज़ीरो पर, वो कितना है? 273.15 केल्विन, 15 याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और स्केल थी, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछता रहता है। इस स्केल को कहा जाता है र्यूमर्स स्केल। ये था 80 डिग्री र्यूमर्स, 0 डिग्री र्यूमर, ठीक है। पर एग्जामिनर का इतने से दिल नहीं भरता, वो यहाँ पर एक और स्केल बनाकर दे देगा, बोलेगा दिस इज जे स्केल, ये जे की स्केल है, ठीक है, जय दीक्षित ने बनाया है। और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दे देगा आपको। मान लो कि मिनिमम टेम्परेचर था 20 डिग्री जय, और ये था 220 डिग्री जय। फिर आपसे पूछेगा सेल्सियस में अगर 50 है तो बताओ जय की यूनिट में वो कितना होगा। तो आप लोगों को तो एक यूनिट कन्वर्ट करना आता है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्या करें, इसका क्या करें? तो चलो अब इसको करना शुरू करेंगे। तो पहले आप ऊपर का छापना चाहोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा था तुम लोगों से। यार 87% कैसे हो गया? आई थिंक इट्स विजिबल। ये जय वाली स्केल अभी मत बनाना, ये नीचे बनाना क्वेश्चन डाल के, या मत बनाना, चलो जय वाली बनाने मत, पहले सिखाऊंगा आप लोगों को कन्वर्ट करना। अरे केशव, तुम तो नहीं आने वाले थे ना?
कब नहीं आओगे? फोर्टीनथ एंड 15th। चलो मत आना 14th 15th को, कोई बात नहीं। 15th को तुम लोग की मैथ्स की क्लास रहेगी जहाँ तक है। 14th को मेरी रहेगी। र्यूमर से स्केल, र्यूमर, ह्यूमर नहीं, र्यूमर, र्यूमर, आर, र्यूमर, र्यूमर, ह्यूमर होता है ना, एच को हटा के आर लगा दो। तो पहले इसके क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ आपको। अच्छा, आप लोगों में से एक ही बायो की बच्ची आई गेस, मनस्वी। तो सबको स्लोप निकालना आता है? तो यार वो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? F-32। हाँ, यार तो कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने यार। चलो, तो ये फार्मूला कभी सोचा बना कैसे होगा? तो आज फार्मूला ही बना देते हैं। फिजिक्स क्या सिखाता है? जड़ पकड़ना। तो जड़ पकड़ना सिखाते हैं, डेरिवेशन नहीं सिखाता फिजिक्स, जड़ पकड़ना सिखाता है। कोई चीज़ है तो क्यों है, रटना क्यों है गलत चीज़ें। रट रखा है फार्मूला F-32, पता नहीं क्या क्या, देखते हैं। अच्छा, तुमसे लिखा नहीं जा रहा है ऐसा? सो जाता है। और मैथ्स की क्लास में इतनी हिम्मत। कोई बात नहीं, मैं सर को आइडिया दे दूंगा कि सर इसके नोट्स देख लेना एक बार। चलो फिर तुम एक काम करना, लक्ष्य से फ़ोटो ले लेना, आराम से घर पे लिखना, ठीक है? ये तो लिख नहीं पाओगे ना इसमें सेम टाइम, कैसे लिखोगे इतना सारा? चलो, तो पहले तो हम सीखते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन तो क्या मैं सीधे सॉल्व ही करवाता हूँ। देखो, वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बताओ कि कितने डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, ऐसा कुछ भी पूछ सकता था। पर मैं अभी फ़िलहाल एक नाम दे रहा हूँ,
F डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको सिर्फ F बोल देते हैं, और यहाँ पर जो सेम टेम्परेचर पे ये स्केल रीडिंग बताएगी वो C नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका जो है मेरे पास वो ये है कि मैं बनाऊंगा एक ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर बनाया। इस ग्राफ पेपर में एक साइड है डिग्री सेल्सियस और एक साइड में डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्या डिग्री सेल्सियस का जो मिनिमम पॉइंट मुझे दिखा था वो था 0, और फ़ारेनहाइट वहां पर उसी टेम्परेचर पे कितने पे था, 32 पे। यानी पहला पॉइंट तो ये रहा 0,32, और दूसरा पॉइंट यहां कहीं आएगा, दैट इज 212,100। बॉइलिंग पॉइंट पे ये 100 डिग्री सेल्सियस था और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। यही है मेरी टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब इसने मुझसे पूछा है कि जिस टेम्परेचर पर यहाँ की वैल्यू C थी वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, F, ठीक। 3 पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये रहा 0,32, दूसरा पॉइंट ये रहा C,F, तीसरा पॉइंट ये रहा। क्या तीनों के स्लोप बराबर होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, यानी इन दोनों का स्लोप निकाल लें। स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे पता, मैंने सिखाया हुआ है डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते टाइम। मनस्वी याद आया बेटा, डिफ्रेंशिएशन वहां पर सिखाया था मैंने। लगा दो फॉर्मूला। तो y2 कौन है, f माइनस y1 माइनस 32 अपॉन c माइनस 0 इज इक्वल टू। अब देखो इन दोनों का स्लोप लेके कोई फायदा नहीं, एक काम करो ना, इन दोनों का पूरे का ही स्लोप ले लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। पूरे का ही स्लोप ले लेते हैं। तो 100 माइनस, बेटा यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, y एक्सिस बाद में आएगा ना। 100,212 होगा ये, 100,212। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 212 माइनस 32 अपॉन 100 माइनस 0। ये हो गया 180 ऊपर वाला, नीचे वाला 100, 0, 9 और ये आ गया 5। बेटा इस 9 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c/5। क्या यही रटा था तुम लोगों ने, आ गया आंसर। तो नेक्स्ट टाइम से कोई फॉर्मूला याद करके मत करना, सीधा ग्राफ बनाना, स्लोप लेकर क्वेश्चन कर देना। एक वैल्यू गिवन होती है, दूसरी फाइंड करनी होती है, ठीक है। कर सकते हो इजीली। चलो पहला नोट करो इसे। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। मतलब बनाने का मतलब नहीं है, फॉर्मूला बना लो, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। अच्छा बढ़िया, इस वीक तो तुम लोगों का फिर मैं थोड़ा सिलेबस तेजी से खींच दूँ। ये वीक पूरी मेरी क्लास है। तो मॉर्निंग की क्लास में इसकी तीसरा लेक्चर था आज, कंडक्शन करवा चुका आज। वैसे ये क्यों बात थी सर आएंगे कि,
केमिस्ट्री मजे हैं तुम लोगों के। अच्छा इस टाइम पे रेगुलर केमिस्ट्री मजे। हम्म। हाँ पता नहीं आलसी हो गए। अब काव्या क्यों आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए आज? काव्या ऑफलाइन क्यों नहीं आया आप? नींद आ रही होगी इसे। इसके रोटेशन की कॉपी चेक करता हूँ, रुको वो चेक करता हूँ। रोटेशन का टेस्ट किया था ना इसने? कल टेस्ट था ना रोटेशन का तुम लोग का? ये क्लास में जितने लोग क्लास में हाथ उठाओ ना एक बार। नहीं है, काव्या नहीं है क्लास में। काव्या और यूवी हर बार का यही है, ये दोनों नहीं होते। सर वो क्लास में ही है, उसकी लाइट या उसका नेटवर्क इशू होगा पक्का कोई। सर मैं क्लास में ही हूँ, ये लैपटॉप हैंग हो रहा था तो हैंड रेज नहीं हो रहा था। चलो मैं ये पूछ रहा था ऑफलाइन क्यों नहीं आए? हम्म। फिर से हैंग हो गया। तो कोमल का तो पता है मुझे, चलो। काव्या का क्या है बेटा? कोमल आप ही बताओ, वो तो हैंग हो रही है। उसको किसी ने बता दिया हाइट बढ़ती है। चलो अगला हम लोग केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में रिलेशन बनाते हैं। रटा हुआ है ना सबको? क्या करते हैं सेल्सियस से केल्विन? हाँ कितना आसान होता है। तो पहली बार कैसे पता चला? ऐसे देखो, देखो कैसे पता चला। पहला पॉइंट सेल्सियस में, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रख दिया, यहाँ पर केल्विन रख दिया। तो देखो डिग्री सेल्सियस कितना पहले पॉइंट के लिए 0, तो उस पर केल्विन कितना होता है? 273.15। और जहां पर ये 100 होता है वहां पर ये होता है 373.15। ठीक है। अब किसी एक रैंडम पॉइंट के लिए मुझे निकालना है। ठीक है, तो रैंडम पॉइंट कौन सा? कोई सा पकड़ लेते हैं, ये लो, ये ले लिया। कोऑर्डिनेट इसका क्या? सी कॉमा के। लगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? सी माइनस 0/k-273.15 इज इक्वल टू, पूरे में से पूरे का कर दो, 373.15 माइनस 273.15 अपॉन 100 - 0। ऊपर भी 100 नीचे भी 100 बना गया, इसको उधर भेज दिया। तो c इज इक्वल टू के माइनस 273.15, इसको भी इधर भेज दो। तो k इज इक्वल टू c प्लस 273.15। ऐसे बनाइए। तो जय दीक्षित, तुमने यार उसका थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लेक्चर देखा?
हम्म तुमने कुछ देखा 6 मिनट के आसपास? हम्म उससे पिछले वाले में देख लेते, वैसे देखना होता तो, बट ज़रूरत नहीं है। अब ये वाले डालूंगा ना, ये देख लेना अगर देखना हो तो। समझ नहीं आ रहा? अच्छा, अभी एक साथ रिवीजन ऐसा कुछ स्कूल में? थर्मोडायनामिक्स मैनेज हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं दिक्कत आने वाली। हम्म हम्म थर्मो देखो पूरा नहीं हो पाएगा, तुम लोग के डायरेक्ट थर्मोडायनामिक्स करवा दिया। मैं थर्मो में क्या पढ़ा दिया था? स्कूल में थर्मो पढ़ा दिया तुम लोगों को, तो एग्जाम में तो आ रहा है ना। यार दिमाग दिमाग सही है क्या ख़राब है? अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डाल दिया ना यार। हाँ तो पूरा ही आ रहा है फिर तो, पूरा थर्मो यूनिट आ रही है। केटीजी तक तो मैं करवा दूंगा, बाकी जो थर्मो बचेगा, थर्मोडायनामिक्स बचेगा, वो केमिस्ट्री में जो पढ़ा है तुमने वही चिपकाना है, बस थोड़ा सा फार्मूला इधर का उधर होएगा। फिक्स है क्वेश्चन, एक वो आएगा पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, प्रूफ करो। ठीक है, हाँ ये, हाँ वो फेवरेट क्वेश्चन है। एक वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, मतलब जो भी पूछेंगे एडियाबेटिक के लिए पूछेंगे। चलो डन हो गया। तो एक फटाफट क्वेश्चन करके बताओ मुझे, 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, ओप्स चलो ले लो, अब दे दिया तो क्यों चेंज करें। 80 डिग्री सेल्सियस र्यूमर्स स्केल में कितना होगा? देखो ये जो स्केल्स मैंने जितनी लिखवा रखे ना, जय स्केल को छोड़कर, ये सारे स्केल्स के अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक र्यूमर्स में भूलने के चांस है आपके, बाकी सब तो याद ही रहते मेरे हिसाब से। फ़ारेनहाइट भी नहीं है याद आप लोगों को, तो इनके, हाँ स्टीम पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना। वैसे इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, इसको इसके क्वेश्चन करने का, वो भी सिखाऊं? उसमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा क्या? देखो शॉर्टकट देख लो, वैसे करना यही है, कुछ अलग नहीं है। अब आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन से करवाता हूँ। देखो ग्राफ मत बनाओ, सीधे सीधे सी और के में रिलेशन निकालना था, ऊपर सी नीचे के, ठीक है। माइनस करो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, इज इक्वल टू स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, के माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बस और कुछ भी नहीं है। वैसे वैसे मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, तुम लोगों ने बोला नहीं मुझे, एक मिस्टेक किया मैंने, x2 माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस, वो कर दिया, उल्टा लिख दिया इसे। ठीक है, बट फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 100 था, ठीक है, 100 था तो फ़र्क पड़ा नहीं तो तुम लोग चाहो तो बिना ग्राफ के कर सकते हो, बट ग्राफ से करो तो ज़्यादा कभी गलती के चांस नहीं है, उसमें गलती कर सकते हो। क्या? तो मैंने कहा ना, क्यों काट दिया? मैंने कहा है तो वही तरीका, कुछ अलग थोड़ी है। पीछे फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों तरफ, माइनस में जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट है।
अरे सिंपल है, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात तुम लोग समझोगे अब। देखो देखो फटाफट देखो, र्यूमर्स स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री र्यूमर, स्टीम पॉइंट 80 डिग्री र्यूमर, और पूछा है मैंने कहाँ पर, मुझे नहीं पता तो एक्स मान लिया। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, रुक जा बता देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है अपने पास, कितने पूछा मैंने, 80 पे ये पूछा गया। अब मैंने सिंपल तरीका तुम लोगों को क्या बताया, जो पूछा गया है x माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0, जो गिवन है 80 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 इज इक्वल टू स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो 80 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ये कितना आ गया 4/5, और इधर तो वही था 5 से गया 16 पंजे 80, 16 चौके 64, 64 डिग्री र्यूमर्स। ठीक है आंसर। ठीक है, तो बिना ग्राफ के आप ऐसे कर सकते हो, पर फिर इसमें याद रखना पड़ेगा, ग्राफ में कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पूछा गया था, सेल्सियस गिवन था तुम्हें। एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट। 40 डिग्री र्यूमर में x फ़ारेनहाइट, हम्म 1/122 आई गेस सही आ रहा है। 32 प्लस 90 कितना हो गया, 32 प्लस 90 कितना हो गया, सॉरी 32 प्लस 90 हो गया कितना, 122। चलो मैं करूँ सॉल्व, सबने निकाला होगा। देखो मैंने क्या तरीका सिखाया, अब आपको अपर लोअर सबको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस 32, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 32 था, डिवाइडेड बाय 40 माइनस र्यूमर स्केल में कितना 0, इज इक्वल टू स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ़ारेनहाइट में स्टीम पॉइंट कितना 212 माइनस 32 अपॉन 80 माइनस 0, ये गुजर गया 2 टाइम्स, ये आया 180, ये ऊपर गया 90, तो x इज इक्वल टू 90, और ये उधर जाके प्लस का हो गया 32, कितना आया 122। सिंपल। आज तो मैंने सिंगेज खोली नहीं अभी तक यार।
वो तो जो भी हो। हाँ वैसे रिलेशन बना लिया तुमने। फॉर्मूला लगा के किया तुमने F-32 वाला? अरे बेवकूफ़, डायरेक्ट तरीका सिखा तो दिया कितना अच्छा मैंने। फॉर्मूला क्यों याद करना नेसेसरी? या तो हर्षित की तरह भाषियाँ लो तो समझ में भी आए। चलो डन। लिखो टॉपिक थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक अच्छा सा टॉपिक डाल के लिख देना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही सेम टॉपिक है, इसी में आएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहाँ लास्ट लेक्चर में क्या? अच्छा वहाँ भी थर्मो चल रहा है क्या अभी? अच्छा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया, मेरा फेवरेट चैप्टर है केमिस्ट्री में। एक्चुअली में 11th की केमिस्ट्री तो ऑसम है, मज़ा आ जाता पढ़ने में। और मेटल्स नॉन मेटल्स और वो सब। एक्चुअली में केमिस्ट्री में इसमें 12th वाली में था ये सब रटने वाला, पर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया सारा। वो जो सरफेस केमिस्ट्री थी बहुत गंदा बकवास, वो डिलीट हो गया। अब अगर किसी ने मुझसे कहा सर्दी लग रही है, फिर देख लेना। किसी को गलती से भी लगी सर्दी, चलो थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल टेम्परेचर, बात खत्म। दो बॉडीज अगर इक्वल टेम्परेचर पे आ जाए मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे आसान तरीका आपको समझाने का यही है। ये बुरा मान गया क्या? नहीं चल रहा है। तो देखो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या कहता है? अच्छा ये जीरोथ लॉ इसको नाम क्यों दिया ये पता है क्या? एक्चुअली में ये थर्मोडायनामिक्स का ही लॉ है। थर्मोडायनामिक्स के 3 लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फिर ये हुआ कि न्यूटन के 3 लॉ, केपलर के 3 लॉ, तो इसके भी 3 ही होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों के आने के बाद आया था? और ये इतनी बेसिक चीज़ है, जैसे कि मैं आपको एक बुक लिख कर दूँ जिसमें कार चलाना सीखे हैं, ठीक है, और उसमें मैंने सब कुछ सिखा दिया आपको, क्लच कैसे छोड़ना है, गाड़ी का ब्रेक कैसे लगाना है, सब सीख लिया आप लोगों ने। और मैं बाद में बता रहा हूँ कि चाबी ऐसे ऑन करनी है, ठीक है। तो पूरी गाड़ी चलाना सिखाने के बाद फ़ायदा है इसको बताने का। तो इसीलिए इसको जीरोथ लॉ दिया गया, क्योंकि यार इसको पहले पढ़ना ज़रूरी और बाकी के नाम कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। तो इस चक्कर में इसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ। ये बहुत बेसिक चीज़ थी ये, ठीक है। नहीं नहीं, इसका नाम इसलिए जीरोथ लॉ है, बहुत बेसिक लॉ था इस वजह से। और ये लॉ अगर मैं तुम लोगों को ना पढ़ाऊँ ना तो भी तुम लोगों को पता है। हाँ
हाँ तो ये नहीं पढ़ाऊँ तो भी तुम लोगों को पता ही है लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या आप लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर सबने पढ़ा है? तो मैं कुछ टर्म्स यूज़ कर लूँ फिर इसके लिए, फिर तो मैं 100% यूज़ कर सकता हूँ, वरना मैं ये टर्म्स अवॉइड करता हूँ, बताता नहीं हूँ। थर्मोडाइनमिक्स में कितने टाइप की वॉल्स होती हैं? कौन कौन सी वॉल्स? 6 टाइप की? कौन कौन सी वॉल्स बताइए यार, गंवारो प्रोसेस थे। मैं वॉल्स की बात कर रहा हूँ यार। वॉल्स दो ही टाइप की थी, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। डायाथर्मिक वॉल वो होते हैं जिससे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन मास का नहीं हो सकता, डायाथर्मिक। और एडियाबैटिक में ना तो हीट का ट्रांसफ़र ना मास का ट्रांसफ़र। एडियाबैटिक वॉल को बेटा ये डबल लेयर से दिखाते हैं और डायाथर्मिक वॉल को सिंगल लेयर से दिखाते हैं। यानी अब आपको क्लियर है कि इससे हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन तीनों में 3 अलग अलग गैसेस थी। गैस ए फॉर एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल, 3 गैसेस थी। तो ए का टेम्परेचर लेटर सपोज कभी ज़्यादा था, फिर बी का कुछ कम था और सी का और भी कम था। थोड़ी देर बाद मैं घूम फिर के आया चाय नाश्ता करके, मैंने देखा यार तीनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। क्यों भाई? ए से सी तो डायरेक्ट हीट जा ही नहीं सकती थी। तो मुझे पता चला इफ ए एंड बी एंड B and C are in thermal equilibrium, यानी कि इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है और इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, देन डेफिनेटली ए और सी भी क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? ए से हीट चूसी बी ने और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया सी की तरफ, ये लेता गया इधर पहुंचाता गया पहुंचाता गया पहुंचाता गया, डायरेक्ट नहीं जा सकता था पर ऐसे तो पहुंच गया। ठीक है ना? ठीक है, तो एक मीडियम समझ लो तुम, कैसे भी समझ लो, मतलब कुल मिलाकर अगर इफ ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसको एक और चीज़ से समझो, वो डब्बे वाला एग्जांपल याद है थोड़ी देर पहले? वो डब्बा वापस चलते हैं देखने, कहाँ गया भाई डब्बा? डब्बा डब्बा डब्बा, ये रहा हमारा डब्बा। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग था, दोनों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया, क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्यों भाई क्यों? देखो इसके मॉलिक्यूल तेज तेज वाइब्रेट कर रहे थे, उसने दूसरे के मॉलिक्यूल को जाकर टल्ला मारा, वो भी वाइब्रेट करने लग गया, और अब अगर वो वाइब्रेट करे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक रेज हो गया। कुछ कम हो गया, उसका थोड़ा सा बढ़ गया, तो ओवरऑल टेम्परेचर तुम देखते हो कि इसका कुछ कम होता है, इसका कुछ बढ़ जाता है। नेट एक नया टेम्परेचर ये लोग अचीव कर लेते हैं जो T1 से तो कम होगा लेकिन T2 से ज़्यादा होगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशन का ट्रांसफर हुआ, यही हुआ। तो यही चीज़ तो इसमें भी हो रही थी थर्मल इक्विलिब्रियम में जब था। एक्चुअल कहानी तो इसकी यही है। बोलो क्लियर हुआ हाँ कि ना? डन। लिखवाऊँ इसका स्टेटमेंट? डायग्राम बनाओ, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वैसे बोलूंगा यही, तुम लोग चाहो तो लिख लो, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन ए एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अरे स्विंग ऑफ है क्या इसका? तुम लोग भी यार क्या थोड़ी देर के लिए चलवाते हो ऐसे? आते चलवाते तो समझ में भी आता।
तो क्या इरिटेट किया? तो टेस्ट तो थर्मोडायनेमिक्स का था ना? डन। क्या थर्मोमेट्री सबको समझ आया? यूनिट 1 खत्म हो गई। ठीक है। क्या? क्यों थर्मोमीटर वो इस डिग्री सेल्सियस स्केल क्या पढ़ा? वो थर्मोमीटर ही तो था वो। तो अब इसके अगले यूनिट पे चलते हैं। क्या था? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नहीं लिखा था मैंने? थर्मल एक्सपेंशन नहीं लिखा था मैंने? अरे यार मैं भूल गया, उसमें एक और यूनिट थी थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद कैलोरीमेट्री आएगी। थर्मल एक्सपेंशन नहीं नहीं, बहुत आसान है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो तुमको क्लास 9 10 में मेरे बारे में आइडिया नहीं था? आलोक सर को जानते थे? हाँ हाँ। कैरियर पॉइंट में? कैरियर पॉइंट में सर 2011 से पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ा तो 2008 से ही सर टीचिंग कर रहे हैं। कैरियर पॉइंट में 2011 एचओडी तो बाद में उस टाइम पे ही बन गए थे शायद 2011-12 में। तो 2011-12 में क्या हम लोग पढ़ाई करते थे? नहीं। तो आलोक सर बहुत फेमस टीचर थे उस टाइम पे, बहुत फेमस टीचर थे आलोक सर। तो इनके बारे में बहुत नाम सुनते थे हम लोग। तो मैं तो इसलिए जानता था कि मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे हैं। अरे भाई मैं डर के मारे नहीं आ रहा था सर के पास यहाँ पर। मैं उस टाइम पे भी क्या हुआ। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, पूछ रहे थे क्या? हाँ वो चीज़ बाद में हुआ मुझे। पर वो होता है ना, एक फोबिया बना हुआ था कि मैथ्स के टीचर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, बिलीव होता है ना थोड़ा सा। और मैं एक बार सर से भी मिला हुआ हूँ, बट मैं दूर से खिसक लिया थोड़ा सा। तो मैं जो यहाँ पर आया था ना पढ़ाने के लिए, तो मुझे ये था कि कहीं और की बात करनी है, तो सर बात करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे बस मिलने के हिसाब से आया था कि चलो ठीक है आज मिल ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, ऐसे क्या कब तक भागना। मिला तो ये कुछ और ही बात निकली। फिर मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना यहाँ पर। चलो, तो बच्चों मेरा सवाल कि थर्मल एक्सपेंशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या है ये? या टेम्परेचर की वजह से मटेरियल एक्सपेंड कर जाता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और 3 टाइप के एक्सपेंशन पढ़ेंगे। लीनियर, अरे वाह, लीनियर, फिर दूसरा सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक। हाँ, बल्क एक्सपेंशन। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं
एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का एक और नाम होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो पहले तो लीनियर एक्सपेंशन, कि मान लेते हैं बच्चों एक रॉड हुआ करता था, रॉड, एक रॉड था ये, जिसका एरिया कुछ नहीं है, सिर्फ ये लीनियर रॉड है, ठीक है। इसकी लेंथ है L। इसमें टेम्परेचर चेंज किया मैंने, मान लेते पहले टेम्परेचर था T इनिशियल, बाद में हो गया T फाइनल, तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल। बोर्ड पागल हो गया वापस से, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो टेम्परेचर बढ़ाए क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, देखो एक काम करते हैं, इनिशियल लेंथ था ना, इसको Li बोल देते हैं, वैसे बेटर रहेगा L नॉट बोल देते हैं। एक्सपेंड करके यही रॉड, एक्सपेंड करके यही रॉड कुछ ऐसे हो गई, कुछ ऐसे बढ़ गई, और इसकी जो नई लेंथ हो गई ना वो गई L। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L नॉट। किसी को इस बात से तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिकली मैंने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया डेल्टा L किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, बता सकते हो। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन। कितनी अच्छी बात है। और किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या ये? मटेरियल कांस्टेंट हो जाएगा, चलो वो। और उसके अलावा अच्छा, लेट अस सपोज कि कॉपर को मैं मान रहे हैं ऐसा अपन, कॉपर को 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करता हूँ तो उसका एक्सपेंशन 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ठीक है। मान लिया अपन ने, तो मैंने 1 किलोमीटर का कॉपर का रॉड लिया, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर मैं 10 mm का कॉपर का रॉड लेके आया, 10 मिलीमीटर का, 100 डिग्री गर्म किया, कितना बढ़ जाएगा। पहली बार तो एक किलोमीटर का कॉपर का रॉड लाया था, 1 किलोमीटर का कॉपर का रॉड लाया जिसे मैंने गर्म किया, तो इसकी हाइट लंबाई बढ़ गई 1 सेंटीमीटर। तो मैंने सोचा यार 1 सेंटीमीटर तो ये बढ़ ही रहा है, तो मैं 10 मिलीमीटर की रॉड लेके आया, ये भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। हाँ, 10 मिलीमीटर का खुद है और बढ़ गया, मतलब मान लो तो ये 110 हो जाएगा, फिर तो 110 मिलीमीटर। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये डेफिनेटली इसकी इनिशियल लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रही है? पक्का? तो क्या मैं यहां पर ये बात बोल सकता हूं कि L इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ? तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T। क्या हो रहा है इसको, क्यों पागल हो रहा है बोर्ड? हाँ, सांस फूल रही है यार इसकी। L नॉट डेल्टा T इन दोनों पर प्रोपोर्शनल है। फिर मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी को आगे घिसका के इक्वल टू लगा दिया, प्रोपोर्शनल L नॉट डेल्टा T। सबको समझ आया? अरे गधों, प्रोपोर्शनल को आगे नहीं घिसका है, अल्फा है वो, कांस्टेंट लगाया है, ठीक है। सब हाँ मिला रहे हो, हाँ में हाँ है। प्रोपोर्शनल आगे घिसका के इक्वल टू लगा दूंगा। क्या समझ आया, हाँ या ना? चलो अब ठीक है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, फिर आप लोगों को क्लास 10th याद दिलाऊंगा। अच्छा, डेल्टा L को क्या मैं L माइनस एल नॉट लिख सकता हूँ? तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। L नॉट को उधर चिपका दें,
L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अगर मैं एल नॉट कॉमन ले लूँ तो L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। याद है? यानी टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बढ़ेगा? लेंथ। 10th क्लास याद दिलाऊं? टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बढ़ेगा? लेंथ। और लेंथ बढ़ा तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा? और रेजिस्टेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, सेम फॉर्मूला बनता है, वो इसी वजह से बनता है। क्लियर हुआ? इजी। अब एक गजब की चीज बता देता हूँ। अरे जैविक आ रहा था, फिर क्या हुआ उसका? मिलने आने वाला था ना वो तो। उसी दिन वो आया था, उसी दिन आया था। तुम लोग के क्रिकेट का क्या हुआ? मना कर दिया सर ने? क्या? अब मेरे आने से पहले मत चल जाना। मतलब हूँ तो मैं यहीं पे, लेकिन फिर भी चलो। ऐसे हम एरिया का जब निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेल्टा ए, यहाँ पर डेल्टा टी। सेम तरीके से एल की जगह ए लिख देना, और एल्फा की जगह, कांस्टेंट की जगह बीटा आएगा तो वो निकल के आएगा फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बनेगा एरिया के लिए, एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए बनेगा V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अरे ध्यान से सुन लो, बहुत बुरा रोगे वरना। ये तुम लोग को शॉर्टकट से सीधे करा के सिखा रहा हूँ ना, रो देते हैं इसमें बच्चे। ये तुम लोग को बताया था ये सब। अब एक गजब की चीज़ और बताता हूँ। ये पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है इतनी मेहनत करके ये एरिया और वॉल्यूम, जबकि एक छोटी सी बात बच्चों को नहीं बताते। अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा 1:2:3। अरे कुछ नहीं करना, बस वो डबल कर देना अल्फा, मतलब अल्फा दे देंगे, वहाँ पर 2 अल्फा रख दो तो एरियल एक्सपेंशन। क्यों? लेंथ इंटू लेंथ ही तो होता है एरिया, तो 2 अल्फा हो गया वो। वॉल्यूम क्या होता है? सबके लिए वैलिड होता है, वॉल्यूम के लिए 3 बीटा, 3 मतलब 3 अल्फा। खत्म, फालतू में फॉर्मूला पढ़ाते हैं। खत्म थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मैंने एक में सारे बता दिए, लेकिन मैंने ऐसे तो ख़त्म कर दिया। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं थोड़ा सा। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब तुम लोग की क्लास थोड़ी सी मैं एक्सटेंड किया करूँगा, डेली 5:10 से 5:15 के बीच तक, और डॉट 3 o'clock स्टार्ट कर दूंगा। मेरी कोशिश ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में इस फ्राइडे तक, सॉरी, अच्छा जल्दी आ सकते हो तुम लोग 3 o'clock? सब लोग एग्री हो? मैं 2 घंटे खींच, तो मैं 2 घंटे खींच दूँ। वैसे मैं तो 3 बजे ही आता हूँ। बच्चे डाउट पूछते हैं तो ठीक है, वरना मैं फालतू बैठा रहता हूँ, कोई पूछता तो है नहीं। सर तो मतलब क्लास अपनी बार से 3 बजे शुरू होगी क्या? 3 बजे तो नहीं बेटा, 3:15 बजे ही रखते हैं, 3:15 तक है ना? 3:15 तक मतलब सर? हाँ मतलब अगर 15 मिनट जल्दी आ जाओ तो अच्छी बात है, 3:15 पे आ जाओ। क्या है, आप लोगों का थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स खिंच जाएगा स्पीडली, या फिर रहने दो 3:30, कहीं झेल ना पाओ तुम लोग। 5:30 उसका तो क्लास होती है। सर 3:15 से सही है 5:15 तक। ठीक है चलो, 3:15 से 5:15 ऑटोमेटिक 2 घंटे।
हो गए 2 घंटे। चार दिन की तो बात और है, मंडे हो गया। बस यही वो यूनिट है लास्ट जो तुम लोगों को पढ़नी है मेहनत से। फिर एक ग्रेविटेशन ज़रूर पढ़नी है। मैंने कब का डिफ़िकल्ट है वो, एक्चुअली में अभी तक तुम लोग जिस टाइप की चीज़ें पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है ग्रेविटेशन। अभी तक तुम सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ रहे हो ना, पहली बार वहाँ पर इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ोगे। मैं बैठा हूँ ना, आज तक कौन से टॉपिक से डरने दिया ये बताओ। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो उसके लिए केपलर्स लॉ कह रहे हो तुम। एरियल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। क्या इलिप्टिकल पाथ में घूमता है अर्थ। मैंने जो बताया था वही टॉपिक्स पूछे गए होंगे, उसके अलावा एक भी नहीं पूछ सकते इधर उधर। स्कूल वाले इतना ही पूछते हैं। थर्मल एक्सपेंशन से तुम लोगों से अगर बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो ये डेरिवेशन पूछेंगे। L is equal to L not 1 plus alpha delta T। अच्छा, मैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ, ये पॉइंट्स प्लीज़ कॉपी में लिख लेना, ठीक है। फोटो देख लो यार तुम लोग, अब तो क्या ही बोलूँ, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग छोड़ना। फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट बताता हूँ। तुम लोग कौन सी क्लास में हो? आज भाई किसी बात की छुट्टी है क्या कहीं पे? नहीं, कोई फेस्टिवल तो नहीं है आज? तो 9th वाले बच्चे पागल हो गए क्या? एक्चुअली में बेटा मेरे को बोर्ड पैटर्न टेस्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है यार। अभी तुम लोग सोच रहे हो कितने चैप्टर्स बचे हैं तुम लोगों के? हाँ, SHM वेव कहाँ गए? वेव अकेला अगर मैं पूरा पढ़ाने बैठ जाऊँ ना, इतना बड़ा चैप्टर है जितना तुम्हारी सेकंड बुक पूरी नहीं है। इस बुक में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स और वेव है, इतनी मोटी सारी बुक में, ठीक है। वो तुम देख लो, थर्मोडायनेमिक्स तो इतना ही है। ये रहा, इतना सा है थर्मोडायनेमिक्स, बाकी वेव्स है। तुम लोग को बहुत कम पढ़ाऊंगा वेव्स, मुझे पता है एक्चुअली में। देखो मेरी तरफ से चाहो तो पढ़ लो पूरा, मैं मना करूंगा नहीं, क्वेश्चन एक नहीं होने, फैक्ट बता रहा हूँ ये। हाँ, स्कूल के भी वेव से वो लोग फिक्स क्वेश्चन देंगे, डॉपलर इफेक्ट बता दो बस। हाँ, वो बस एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, डॉपलर इफेक्ट बता दो, क्योंकि उनको भी पता है, सबको पता है, वेव चैप्टर टीचर से नहीं होते, स्कूल के नहीं, अब बढ़िया बढ़िया टीचर रो देते वेव के क्वेश्चंस में, नहीं होता। समझदारी इसी में है कि उस चैप्टर को तुम छोड़ के चलो एग्जाम के लिए। रीज़न
हाँ, वेव चैप्टर को समझदारी इसी में है, बोर्ड के लिए नहीं, स्कूल के लिए नहीं बोल रहा मैं, जेई के लिए बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। मतलब उसको अपन हल्का सा देखेंगे, ऐसा नहीं देखना, तुम लोगों को डिटेल में पूरा देखते चलो। और मेरी तरफ से तुम लोग पूरा पढ़ो, मना नहीं है। 2-4 दिन में पता चल जाएगा तुम लोगों को, खुद ही बोलोगे सर रहने दो। ये इस वीक मैं कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ। चलो, अच्छा इसका जो मैंने पॉइंट्स भेजे हैं वो तुम लोग देख लो फोटो, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट लिखो, इसमें क्या क्या है। सिंपल एप्लीकेशन हैं इसके। पहला तो हो ही गया थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा लिखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप। एप्लीकेशन इसके क्वेश्चंस, थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आते हैं। तो पहला तो वही है नॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा लिखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, इन सब पे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, इसलिए मतलब आते तो नहीं है। पहला तो थर्मल एक्सपेंशन डायरेक्ट नॉर्मल। बायोमेटेलिक स्ट्रिप मतलब 2 मेटल की स्ट्रिप लगी हो तो। तीसरा लिखो एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। चौथा लिखो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चौथा लिखो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगला लिखो थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड। ज़्यादा कुछ ऐसा खास एप्लीकेशन नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड। क्या बेटा? हाँ, इनके क्वेश्चंस आएंगे, इन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला लिखो एरर इन स्केल, इन सब पे क्वेश्चंस हैं और टेम्परेचर के साथ। एरर इन स्केल, वो तुमने एरर पढ़ा था, ये स्केल में एरर आ जाएगी ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लिखना चाहो तो लिख लो। अगला देखो वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन इन डेंसिटी, वैसे तो सारे टेम्परेचर के हैं तो बस वेरिएशन इन डेंसिटी लिख दो। अगला लिखो इफेक्ट ऑन अपथ्रस्ट। इफेक्ट ऑन अपथ्रस्ट बस। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉसिबल हैं, पर ये मेन है जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहले इन सबको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, फिर क्वेश्चंस तुम लोग को दे देता हूँ होमवर्क के लिए, तुम लोग कर ही लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, विराज भाई भेज देंगे अभी आपको, ले लेना। हाँ, पहला बताओ क्या था। पहला तो थर्मल एक्सपेंशन यही देखा है तुम लोगों ने। दूसरा हो गया आपका बायोमेटलिक स्ट्रिप। मान लो 2 मेटल की स्ट्रिप एक साथ ज्वाइन करी हुई थी मैंने। तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो मत करो, ऐसा कुछ वो है नहीं, मैं समझा रहा हूँ बस क्या होता है। मान लो 2 मेटल की स्ट्रिप थी, ये एक साथ पेस्टेड थी, पेस्ट कर रखा था दोनों को। ठीक है, मान लो एक ब्रास एक कॉपर है, कुछ भी मान लो। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक का एक्सपेंशन, डेफिनेटली दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, अलग अलग एक्सपेंशन होगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर सेम चेंज में एक्सपेंशन अलग अलग होगा। मान लेते हैं ये वाला ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ये वाला कम एक्सपेंड कर रहा है, बीच में से तो टूट नहीं सकते। तो इस केस में क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाता है। बेंड कर जाते हैं, जो कम एक्सपेंड करेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अगर इसमें बेंड करता है तो कॉन्वेक्स कौन सा होगा, कॉन्केव कौन सा होगा, या फिर जब बहुत गंदा एडवांस में पूछने का मन होगा थीटा पूछ लेगा। ठीक है, हाँ
कई जगह होता है, कई जगह एप्लीकेशन होता है, कई जगह एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट बताओ अगला क्या है। एक मान लो मेटल की वो थी रेक्टेंगल, इसमें एक कैविटी थी। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, कैविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, डूब मरो। कैविटी क्यों बढ़ेगी, मेटल है उसमें, खाली है वो। यहाँ वाले मेटल भर के बढ़ के इसको छोटा कर देंगे कैविटी को, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। कैविटी में थोड़ी मेटल है, एक्सपेंशन तो मेटल का होगा ना, खाली स्पेस का थोड़ी। ये सबके दिमाग में ये था, इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें श्रिंक करती है कैविटी। टेम्परेचर बढ़ाओगे कैविटी श्रिंक करेगी, इसीलिए ट्रक के पहियों में, कार के पहियों में ये काटा जाता है जानबूझकर कि मेटल गलती से एक्सपेंड करे तो वो सारा इसके अंदर आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर, ट्रक के पहिए, कार के पहिए जो होते हैं ना उसमें ये बनाए जाते हैं, ये जानबूझ के बनाए जाते हैं, जबकि उससे स्ट्रेंथ कम होती है, पर फिर भी इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक्सपेंड करे तो व्हील टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। वो सारा एक्सपेंशन इसमें हो जाता है अंदर, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ कैविटी हो गया। अगला बोलो, इफेक्ट ऑफ, देखो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2π√L/g, ये फॉर्मूला हुआ करता था सिंपल पेंडुलम का। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो गया तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है √L0 1 + α∆t, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे इफेक्ट आ गया। अगला बोलो, हमने क्या किया, दो दीवारों के बीच में फिक्स करके एक रॉड लगा दिया था, दो सॉलिड सपोर्ट के बीच में फिक्स करके रॉड लगा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तो एक्सपेंड करना चाहेगा, बेचारे पास जगह ही नहीं है, तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, मैंने बोला था इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। तो वो स्ट्रेस डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ पर अगर तुम टेम्परेचर से बात करो तो क्या होगा, α L0 ∆t, एंड दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन वाले फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस वाला, उससे डेल्टा एल निकालो, दोनों को बराबर करो, ठीक है। क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, अच्छा चलो अलग से निकाल देते हैं, वैसे तो EA/L होता है बट चलो। y इज इक्वल टू था तुम्हारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल्टा L/L, ये था। हाँ, डूब मरो, नीचे ही था। अरे सिंपल था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L/L, तो नीचे तो वही है, ठीक है। तो आपसे स्ट्रेस पूछा जा रहा था, इसको तो सिग्मा बोल देता हूँ, सिग्मा इंटू L/ΔL इज इक्वल टू वाई, तो डेल्टा एल निकाला क्या आया, सिग्मा इंटू L/y, इसको डेल्टा एल की जगह पर रख दो, तुमसे सिग्मा पूछा गया है, तो सिग्मा यानी स्ट्रेस इंटू L/y, अच्छा L0 था ये, इज इक्वल टू अल्फा L0 चेंज इन टेम्परेचर, L0 से L0 हट गया, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा यंग्स मॉडुलस डेल्टा टी, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इसके एप्लीकेशन ही आएंगे इस टाइप के अगर आएंगे तो, वैसे इसके क्वेश्चन रेयरली आते हैं, अब तो पूछता ही नहीं इनके क्वेश्चंस, ठीक है, बट बताने के लिए तो मैं सब बता दे रहा हूँ। अगला बोलो, वो फालतू की चीज़ें बताने की जरूरत ही नहीं है। लेंथ बढ़ेगा स्केल का तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या 1.1 सेंटीमीटर दे देगा, या फिर श्रिंक हो गया तो छोटा दे देगा, ये मैंने सबसे पहली क्लास में बताया हुआ तुम लोगों को। अगला बोलो, यार वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हुई तो इसी वजह से देखो अब थ्रस्ट फोर्स भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम चेंज हुआ, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन है, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आप लोगों को ग्रुप पे एक पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ में इन हर एप्लीकेशंस का पहला क्वेश्चन अगर ट्राई करने की इच्छा हो तो कर लेना, ज़्यादा फोर्स इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखते नहीं अब, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोग आज फ्री हो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन भी खत्म। क्या
ये दे दे थर्मो।